Hello guys, welcome to day 44 of our daily PYQ डिस्कशन सीरीज में। और जिन जिन लोगों को मालूम होगा, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, उन्हें पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से हम ना सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बल्कि हम रिसर्च भी कर रहे हैं। दिस इज़ आर एंड आर सीरीज अपनी। तो यहाँ पे अब फोकस करते हैं जो आपका 2021 का प्री का क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का। अभी हम यहाँ पे मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं और फर्नांस ऑयल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ हम साथ में रिवीजन के साथ रिसर्च के साथ यहाँ पे रीजंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक आर 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 अपनी सीरीज है, रीजन, रिसर्च एंड योर रिवीजन। इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन किस बात का, यहाँ हम ये देखेंगे, कुछ कुछ लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे कि फर्नांस ऑयल जो कि आपने यूजुअली नहीं पढ़ा होता है, कहीं आपके शंकर वंकर आईएएस में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करें। पूछा हुआ है कि इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। राइट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। देखो, फर्नांस ऑयल, फर्नांस मतलब कोई चीज़ जलाई जा रही है, वहां से कोई ऑयल निकलेगा। डेफिनेटली ऑयल रिफाइनरीज में क्या होता है, क्रूड ऑयल को बॉईल करवाया जाता है, पायरोलिसिस वगैरह होता है डेफिनेटली। तो यहाँ से एक बाय हो सकता है, मतलब यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल रहा हो, देर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर आपको पता भी नहीं है। आगे, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। अब देखो, फर्नांस ऑयल, जो भी चीज़ ऑयल है ना, जहाँ भी फैट आपको मिलेगी वहां से आप एनर्जी ले सकते हो डेफिनेटली। क्योंकि मान लो जितनी भी आपकी फैटी चीज़ें नॉर्मली रहती हैं, जहाँ आपको फैटी फैट मिलेगी या ऑयल मिलेगा, जहाँ भी ऐसी चीज़ें मिलेगी, ये तो आपके क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। मान लो अगर ये नेचुरल ऑयल से भी है ना, आपके वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा होता था, और अगर उसकी जगह यहाँ पे ये लिखा होता कि कोई भी वेजिटेबल ऑयल कैन बी यूज्ड बाय सम इंडस्ट्रीज टू जनरेट पावर, तो उस केस में भी ये बात सही होती। सम इंडस्ट्रीज बोला हुआ है, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज, राइट। सो ये सही की ओर जा रही है। देन इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट। हाँ, कॉज कर सकता है, राइट। अब कोई भी चीज़, राइट, अब देखो ऑयल से आपको पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से कभी ना कभी गया होगा। क्रूड ऑयल भी आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से गया हुआ है। डिपॉजिट्स ही तो है ये, बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स, जो कि बाद में सेडिमेंट्स आपके कन्वर्ट हुए हैं ऑयल के अंदर। समझ गए बात को। अब जो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरेंगे उनमें सल्फर जैसी चीज़ें मिलेगी, कार्बन जैसी चीज़ें मिलेगी, राइट। और आपके, राइट, फॉस्फोरस वगैरह, ये जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको उसमें मिलेंगे, नाइट्रोजन जैसी चीज़ें मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का एमिशन हर उस चीज़ से होगा जो कभी लिविंग चीज़ रही होगी। समझ गए। सो डी इज योर आंसर। ऐसी ही अप्रोच हमने कल कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के लिए यहाँ डिस्कस करी थी। यहाँ लिखा हुआ है, अगेन एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए एलिमिनेट नहीं करना है, ये एलिमिनेट इसलिए करना है कि दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये बात सही है। जहाँ पे भी स्मेल्टिंग होगी किसी चीज़ की, पिघलाया जाएगा, वहाँ डेफिनेटली कार्बन तो आपका जलाया ही जा रहा है, राइट। इवन अगर ओर को, अगर आप किसी मेटल के ओर को भी अगर आप, है ना, कहीं पे गर्म कर रहे हो, तो हो सकता है उस ओर में कार्बन के छोटे छोटे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हों, राइट। लेकिन लेकिन अगर वो ये बोलने लगे कि लीथल क्वांटिटीज, इट मीन्स उसके आसपास कोई बंदा रह नहीं सकता। अब, है ना, ऐसे में क्या कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के आसपास के जो एरियाज हैं वो कंप्लीटली अनइनहेबिटेड होते होंगे क्या? अगर इतना सीवियर एमिशन कहीं से होता होगा, होता होता, तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपने ये चीजें पढ़ी होती। अगर लीथल क्वांटिटीज में कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन हो रहे हैं, तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में कोई आदमी काम कर पाता क्या? लीथल माने जानलेवा। समझ गए बात को। बस दिस इज योर अप्रोच, समझ गए बात को। दिस इज हाउ यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चंस। इसी तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस को अपने दिमाग में सोचना है, राइट, लॉजिक का यूज करना है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए एलिमिनेट नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत सारी चीजों पे दे रहा है, राइट। सो अब लॉजिक आपको पकड़ना है चीजों का। अगला, ब्लू कार्बन आपसे पूछा हुआ है। देखो, ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अगर आप, अब वो आपसे बोले ब्लू इकोनॉमी के बारे में, तो क्या इकोनॉमी होगी? ब्लू माने समंदर, समंदर के लिए हम यूजुअली यूज कर रहे हैं, एक्वेटिक चीजों के लिए यूज कर रहे हैं डेफिनेटली। तो ब्लू कार्बन क्या होगा? एक्वेटिक कार्बन, वो कार्बन जो कि कैप्चर कहाँ हुआ है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। समझ गए। तो ये देखो, यहाँ कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, बात सही होगी। लेकिन अदर ऑप्शंस देखो, हो सकता है इससे ब्रॉडर कोई दूसरा ऑप्शन हो, इसलिए कभी ऑप्शंस को इग्नोर मत करना, राइट। ये कभी भी प्री में कभी ये गलती मत करना कि टॉप में अगर ऑप्शन देख लिया तो टिक मार्क कर दिया। नो, अदर को एक बार देख लो जरूर, कि कार्बन प्रेजेंट एट एटमॉस्फेयर, नो नेवर। कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नो, राइट। आपको पता है ब्लू कार्बन मतलब क्या, जो कि ओशंस में कैप्चर है। कार्बन सिक्वेस्टर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास, नो, दिस इज ग्रीन कार्बन, ठीक है। सो इन चीज़ों को जो है आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं।
डेफिनेटली। लेकिन यहाँ से आपने कुछ चीज़ें और भी देखनी है, फॉर एग्जांपल ब्राउन कार्बन या फिर ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्लैक कार्बन इज अ, याद रखना, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, शॉर्ट लिव्ड। ये मत सोचना कि ब्लैक कार्बन की बात हो रही है इट मीन्स आपके जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट हुआ है, और इनकम्प्लीट कंबशन वाला जो कार्बन है वो लंबी दूरी तक, मतलब लंबी देर तक बना रहेगा। नो, ये लॉजिक मत लगाना कभी भी। ब्लैक कार्बन माने इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट, नॉर्मली बहुत थोड़े टाइम के लिए आपके ये रहता है, उसके बाद ये मतलब कहीं पे मिक्स हो जाता है, सेडिमेंट्स इसके बन जाते हैं, या फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका थर्मल ब्रेक डाउन वगैरह इसका हो जाता है। ब्लैक कार्बन इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए पढ़ना, क्योंकि गुरु इसकी वजह से हो रहा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो ये रहा है कि हमारी जितने भी फैक्ट्रियां हैं, राइट, जितने भी पावर हाउसेज हैं, उसमें हम कोल वगैरह का बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रहे हैं। यहाँ से निकल रहा है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या है? काले रंग का कार्बन एमिशन जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से निकला हो। ये ब्लैक कार्बन जा रहा है आपके आर्कटिक एरिया में। आर्कटिक एरिया में या ग्लेशियर्स के ऊपर ये सेटल हो रहा है। अब उसकी वजह से आर्कटिक जो आइस है, आइस का कलर कैसा हो रहा है? डार्क। अब हमें पता है डार्क कलर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये सनलाइट एब्जॉर्ब करने लग गए ये आइस शेल्फ अपनी, तो ये जो है मेल्ट डाउन होना इनका शुरू हो जाएगा, मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो इस वजह से आपकी जो ग्लेशियर्स मेल्टिंग है ये बढ़ रही है। अगेन, जब आपका मान लो ये एक आर्कटिक ग्लेशियर है, जब ये मेल्ट होना शुरू हो गया तो इसके चारों ओर जो है अब पानी हो गया। पहले यहाँ पे बर्फ थी, अब पानी हो गया। पानी का कलर कैसा होता है? डार्क। कंपैरेटिवली बर्फ से तो डार्क ही होता है। तो बस पानी का कलर डार्क होने की वजह से अब ये पानी भी और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा ग्लेशियल मेल्टिंग होगी। इससे एम्पलीफाई हो जाएगी मेल्टिंग, ग्लेशियल मेल्टिंग। इसी को हम कह रहे हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन वगैरह इस वजह से आपने याद रख लेना है, राइट, दे आर शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट्स। और ये बातें जो है आपने याद रखनी है कुछ एक कार्बन से रिलेटेड, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं, देखो ये अगेन ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसमें 1, 3 एंड 4 वगैरह, 1, 4 वगैरह इस तरीके से मतलब कुछ भी इसमें आंसर दिए हुए थे। मैं बता रहा हूँ, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि मतलब अपन जो आंसर लगाए हुए हैं वो बिल्कुल सही लगाए होंगे, राइट। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि नेचर में, अगेन हमने बहुत बार है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेचर में इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं विच आर मोस्ट लाइकली, राइट, टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अर्थ सरफेस विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के अर्थ सरफेस पे नेचुरली जो फाइंड आउट आप कर सकते हो। समझ गए बात को? सॉइललेस मीडियम में। अगेन हमने पढ़ा होगा एरोपोनिक्स के बारे में, हमने पढ़ा होगा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, हमने पढ़ा होगा, राइट, एक्वापोनिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये बात पढ़ी हुई है कि बिना सॉइल के इन टेक्नोलॉजीज के यूज से हम कोई भी चीज उगा सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ बात हो रही है इन नेचर में, तो ऑल ऑफ द अबव तो कभी मत लगाना ऐसी चीजों में। यहाँ पे एक्चुअली वो क्या बात कर रहा है, खुद सोचो। यहाँ वो बात कर रहा है प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। आपने सक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा। सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कौन करता है? पाइनियर स्पीशीज, राइट, पाइनियर, है ना, पायोनियर स्पीशीज। पाइनियर स्पीशीज कौन सी होती है? जो कि बेयर रॉक्स पे, है ना, बेयर रॉक्स पे जो सबसे पहले, राइट, जो सबसे पहले जिंदा हो जाए, राइट, बेयर रॉक्स पे जो चीजें सरवाइव करें। फॉर एग्जांपल लाइकेन, लाइकेन जो है बेयर रॉक्स पे सरवाइव कर जाते हैं, राइट। और लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड, राइट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेसिकली एल्गी, राइट, एल्गी। तो इनके बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है लाइकेन। और लाइकेन आपके बेयर रॉक्स पे ग्रो कर रहा है। ये पाइनियर स्पीशीज क्या करती है प्राइमरी सक्सेशन में? ये रॉक्स को, राइट, एक तरीके से डिकम्पोज कर देती है। रॉक्स का मतलब रॉक्स के जो मिनरल वगैरह है उसको ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक्स का ब्रेक डाउन करते हैं, और उसमें रॉक्स के ऊपर ये मिट्टी विट्टी उगवा देंगे। मिट्टी छोटी मोटी उगवा देंगे, बहुत लंबा इसमें प्रोसेस चलेगा। और जैसे ही वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन हुआ, मिट्टी वहाँ पे आना शुरू हो गई, तो अब उस नई मिट्टी पे आपके जो है इस तरीके के पौधे, जैसे फर्न वगैरह हो गया, राइट, इस तरीके के छोटे पौधे वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सक्सेशन बढ़ता रहेगा, और एक क्लाइमेक्स, है ना, एक क्लाइमेक्स स्टेज आ जाएगा जिसमें बड़े पौधे वहाँ ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द पीक ऑफ द सक्सेशन, राइट, दिस इज नोन एज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स स्पीशी कौन हुई? जो कि एकदम पीक ऑफ द सक्सेशन के टाइम पे वहाँ पे आपके ग्रो करती हो। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल बड़े पौधे, दे आर क्लाइमेक्स स्पीशीज। सो स्टार्ट किसने किया? पायनियर ने, एंड कहाँ हुआ? क्लाइमेक्स पे, राइट। सो ये आपसे गुरु, क्या ये क्वेश्चन आपसे प्राइमरी सक्सेशन के बारे में ही नहीं पूछ रहा है क्या? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो,
आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलो, ब्रायो, टेरिडोफाइटा वगैरह वगैरह के एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा यूजुअली वो होते हैं जिनके पास अपनी जड़ें नहीं होती है। ब्रायोफाइटा जिनके पास छोटी मोटी जड़ें जरूर होती है लेकिन वेल डेवलप्ड प्लांट स्ट्रक्चर उनका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉसिस, मॉसिस में छोटी मोटी जड़ें आपको मिलेगी बट प्लांट स्ट्रक्चर उनका नहीं है। टेरिडोफाइटास आर कंप्लीट प्लांट्स बट दे आर वेरी ट्रेडिशनल प्लांट्स, राइट। इन्हें इन्हें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दे आर क्रिप्टोगैम प्लांट्स, क्रिप्टो मेनली क्रिप्टोगैम्स प्लांट, राइट। सो ये जो आपकी फर्न है, और ये फर्न इस बार के लिए फिर से याद रख लेना क्योंकि एक बार कंफर्म करना, आई थिंक तमिलनाडु में इंडिया का पहला फर्नेरियम बना हुआ है। फर्नेरियम जैसे एक्वेरियम होता है वैसे ही फर्नेरियम, वहाँ पे फर्न की नई नई स्पीशीज उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल कर दी थी। आई थिंक तमिलनाडु में हुआ, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं सही हूँ या नहीं, राइट। तो फर्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइकन पे उन्होंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 2021 में उत्तराखंड में पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो है वहाँ पे लाइकन पार्क वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसलिए आपके जो है लाइकन न्यूज में थे, उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, समझ गए बात को। सो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि पहला फर्नेरियम भी बना हुआ है। अब देखो, फर्न जो है ना, ये आपका टेरिडोफाइटा में आता है, ये आपका टेरिडोफाइटा में आता है। जो आपका मॉसिज है ये ब्रायोफाइटा में आ रहा है, नॉर्मली नॉर्मली ब्रायोफाइटा में आ रहा है। और जो आपका लाइकन वगैरह है ये आपके, राइट, ये आपके थैलोफाइटा में आ रहा है, थैलोफाइटा में आ रहा है। तो गुरु जो आपका लाइकेन है, लाइकेन तो ऑलरेडी आपकी बेयर रॉक्स में ग्रो कर रहा है, ये तो हमें मालूम है। तो दो तो होना ही होना चाहिए, इसे हटा दो इसे हटा दो, समझ गए। अब देखो एलिमिनेशन से आप यहाँ पहुंच गए। और लोगों ने 1 और 4 लगाया था, कई ने 1, 3 एंड 4 दिया था, बहुत सारी कोचिंग के आंसर की में। लेकिन बात यह है कि लाइकेन ग्रो कर सकता है बेयर रॉक्स पे। अब देखो, क्या मॉसिस ग्रो कर सकता है या नहीं, ये आपको कंफर्म करना है और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन में आपको मिलता है एक जानवर कैरिबो नाम का, कैरी, BOU। ये चूहे के शेप का एक तरीके का, वहां पे खरगोश की शेप का एक कैरिबो रहता है। ये क्या खाता है, ये खाता है कैरिबो मैस, कैरिबो मॉस। और ये मॉस कहाँ उगी हुई है, बर्फ पे, समझिए बात को, बस सिंपल। अब मॉसिस जो है ना, ये भी आपके जो है रॉक्स पे कई जगह मिलेंगे आपको, है ना, बेयर रॉक्स पे उगते हुए। सो डेफिनेटली आपका 2 एंड 3, ये फॉर्न तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गुरु इनके कंप्लीट प्लांट स्ट्रक्चर है, राइट, ये इनके पास अपनी पूरी जड़ें होती है। सो फ्यूचर के लिए याद रखना, लाइकेन हो गया, मॉसिस हो गया, ऐसी चीजें जो है आपके बिना जड़ों के आपके उग रही है। 2 एंड 3 इज आंसर। आई होप ये अप्रोच आपको जो है पसंद आ रही होगी। देखो, अब हम एंटर कर चुके हैं 2020 में। अगेन 2020 के एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू हम अगले, है ना, एक दिन में हम कवर करेंगे, कल या परसों तक ये वीडियोस आ जाएगी पूरी। और उसके बाद हम जो है अगले पिछले 3 साल के साइंस एंड टेक के भी देख लेंगे और फिर से एनवायरनमेंट पे आएंगे, राइट, समझ के बात को। सो अगेन ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, आई डोंट नो मैंने यहाँ कैसे डाल दिया। यहाँ पूछा हुआ है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। गुरु मैं ना थक गया हूँ, मैं एक ही बात बताते हुए, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात लिखी थी। कभी वो PNT की बात करे, PBT की बात करे और राइट, और पोलर, सॉरी, M मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर की बात करे, या फिर 3 पेरेंट बेबी की बात करे, तो याद रखना वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। आंख बंद करके लगा देना, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज। होता क्या है, 3 पेरेंट बेबी में एक पेरेंट, 2 पेरेंट, 3 पेरेंट होते हैं। एक पेरेंट मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, ये तीसरी फीमेल है। अब देखो, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फैक्ट याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल में सिर्फ फीमेल पेरेंट से आता है। अब मान लो हमारी जो एग्जिस्टिंग फीमेल पेरेंट है, इसके जो, राइट, इनसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिजीजेज कैरी करता है, तो हमें वो माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करना है अपने अपनी एग्जिस्टिंग सेल से। तो क्या होगा, इस सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हम निकाल देंगे और यहाँ तीसरी फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डाल देंगे, दूसरी फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया डाल देंगे। मेल से वही सब चीजें आएगी, स्पर्म आएगा और वो इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और नया आपका इधर जाइगोट वगैरह बन जाएगा, राइट। सो ये याद रखना, 3 पेरेंट बेबी। और इसी 3 पेरेंट बेबी को क्रिएट करने की ये टेक्नोलॉजीज है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, पोलर बॉडी ट्रांसफर एंड मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। आई होप ये जो है तीनों बातें याद रख लेना गुरु, फिर से वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये इनका फेवरेट टॉपिक है। बाकी मतलब टाइम हो और मन करे तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना गाइस। एंड बाकी राइट, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके पढ़ लेना राइट जिनको पढ़ना होगा। देन अगला जो क्वेश्चन है अपना, कि इनके बारे में कुछ देखो, और वो आपसे पूछ रहा है
कि एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द above एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन। अब वो पूछ रहा है कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट। देखो, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड ऑलरेडी यूज हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ था, देर इज समथिंग नोन एज प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में आप जो है डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें ड्रोन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें बायो सेंसर्स का यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें राइट RFID टैग्स वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं। समझ गए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में डेटा का बहुत यूज़ हो रहा है। सो डेफिनेटली ऑलरेडी स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, राइट, ड्रोन्स का। इंस्पेक्टिंग, ऑलरेडी ऑलरेडी ये यूज़ हो रहा है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, डेफिनेटली ड्रोन भेज दो उसमें, क्यों नहीं हो सकता, कैन पूछा हुआ है। एंड कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर DNA। यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो eDNA का। eDNA का कॉन्सेप्ट आपने देखना है। eDNA इज बेसिकली एनवायरमेंटल DNA। ये बात याद रखनी है, एनवायरमेंटल DNA क्या है। जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है ना, मेरे मुंह से जो भी आपके भाप निकल रही होगी, या फिर मतलब थूक वूक निकलता होगा, जो मर्जी रहता है, राइट। सो उसके साथ DNA के फ्रेगमेंट्स भी निकलते हैं साथ में, और वो जो है आपके एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, राइट। वो कहीं से भी निकल जाते हैं, एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। दिस इज नोन एज eDNA। सो इस eDNA को कैप्चर करके भी आप जो है, इवन फॉर एग्जांपल आप eDNA का यूज़ कर सकते हैं एनिमल मॉनिटरिंग के लिए। एनिमल्स के माइग्रेशन पैटर्न्स को मॉनिटरिंग के लिए आप इस DNA का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। स्पाउटिंग वेल्स का जो DNA है, आप डेफिनेटली कलेक्ट कर सकते हो इनके ब्रेथ सैंपल्स को। कैसे, उनके पास ले जाओ ड्रोन, राइट। सो 1.3 आंसर इज योर, है ना, कैन पूछा हुआ है। इस तरीके की अप्रोच से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जो लेक्चर्स हैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी गाइस, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि राइट कैसे इन लेक्चर्स को हम और ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। और अगर कोई भी इसमें मतलब इन लेक्चर्स में कोई भी आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत शेयर हुई है, तो डेफिनेटली करेक्ट कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।